बहुत सारे देशों में कानून बन गया, इसका मतलब लागू हो गया। भारत उन देशों में से नहीं है। भारत इतना सरल नहीं है। भारत में कानून बनना, उसको पेपर पे लागू होना अलग चीज होती है। पेपर पे लागू होने के बाद जमीन पे उसका इम्प्लीमेंट होना वो तीसरी चीज होती है। आपको पता है कि कल 16 अप्रैल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये वक्फ एक्ट आया है नया, इसको चैलेंज किया गया है। बहुत सारी पिटीशंस डल चुकी हैं। शुरू में 10 थी, अब 12 हैं। कल तक शायद पता चले 15 अलग अलग पिटीशंस हैं जो चैलेंज कर रही हैं कि ये वक्फ जो चेंजेस आई हैं, एक्ट आया है, गलत है, इसको रोक दिया जाए, इसको लागू ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस हैं और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। आपको कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं, आपको ये सब्जेक्ट उससे समझ आएगा क्योंकि सबकी रुचि है। इतनी लड़ाई हुई जिस लॉ को लाने में, और वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, इतनी लड़ाई हुई इस लॉ को पार्लियामेंट से ले जाने में। वे प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया, फिर नोटिफाई हुआ 8 अप्रैल को, पास भी हो गया, लॉ बन भी गया, लागू भी हो गया पेपर पे। जमीन वाली बातें सबसे जरूरी हैं। पहले तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैंने कहा था ये पिछली वीडियो में कि भारत में अभी नई स्टेज आ गई है। वो स्टेज ये है स्ट्रीट वीटो की। क्या आप सड़क पे ऐसी हिंसा कर देंगे, इस तरह की अनडेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर देंगे, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट राइट है, वायलेंट प्रोटेस्ट कर देंगे कि कानून लागू ना हो पाए। और मैंने कहा था कि अमित शाह ने बहुत अच्छा इस बारी ध्यान रखा है कि दिल्ली के अंदर जो शाहीन बाग जैसी पूरी घटना हुई थी वो नहीं होने दी, वो रोक दी। बंगाल में पर वायलेंस जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा लीगली और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में, उसका ज्यादा रोल नहीं होगा। हाँ, बंगाल में जो हो रहा है उसके ऊपर क्या केंद्र सरकार को प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, क्या लॉ एंड ऑर्डर जो वेस्ट बंगाल सरकार की जिम्मेवारी है वो उस पर किस तरह काम कर रही है, क्या यूनियन गवर्नमेंट को अपनी संवैधानिक पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर पावर्स का इस्तेमाल किया तो कोर्ट उस पर क्या व्यू लेगा। ये सब मैं नहीं पढ़ रहा इस वीडियो में क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। मैं फोकस कर रहा हूं कल सुप्रीम कोर्ट में जो होने जा रहा है, जो चैलेंज हो रहा है, उसके बारे में आपसे डिस्कशन करने लगा हूं मैं। कौन सी महान हस्तियां कोर्ट गई हैं ये जानने से पहले आप जानिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका बेंच सुन रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन जी ये केस सुनेंगे। इसमें कई इंटरेस्टिंग पहलू हैं कि जो पहले लोग चैलेंज कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग वक्फ एक्ट था, इससे पहले वाला वक्फ एक्ट था, तो यूनियन सरकार ने हाई कोर्ट में पाया था 120 से ज्यादा पिटीशंस पेंडिंग थी, वो डिसाइड नहीं हुई थी, वो चल रही थी और कानून जो बनाया था यूपीए ने वो लागू था। तो इन पिटीशंस के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो जो जो लोग गए हैं थोड़ा उनके बारे में जानिए, आपको मजा आएगा। लोगों पब्लिक लाइफ के लोग हैं, वो प्राइवेट सिटीजन्स की बात नहीं कर रहा। एक है जियार उर रहमान बक, समाजवादी पार्टी एमपी है, इन्होंने पिटीशन चैलेंज की है। इनके ऊपर बिजली चोरी के इल्जाम है, 1.91 करोड़ की बिजली चोरी के इल्जाम है इनके ऊपर, एफआईआर हैं, क्योंकि ये इनके ऐसे ऐसे कारनामे रहे हैं, तो ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर महुआ मोइत्रा जा रही है, उनके ऊपर क्या एलिगेशंस हैं आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी पार्लियामेंट में क्या क्या एक्शन हुआ था उनके ऊपर आप जानते हैं। तीसरे नाम जानिए, अमानतुल्लाह खान, ये तो अरेस्ट हो चुके हैं वक्फ केस के अंदर। वक्फ के एसेट्स को मिसयूज करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर डला था, एफआईआर हुई थी दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच की। इनके ऊपर ये भी इल्जाम है कि इन्होंने अनाप शनाप तरह से नौकरियां दी। एक जो बड़ी एलिगेशन आती है वक्फ पे कि मुस्लिमों का भी, ऑर्डिनरी मुस्लिमों का भी हक छीना जाता है, जिस तरह रैम्पेंट करप्शन चलती है। उसके कुछ उदाहरण आपको आगे दूंगा, पर ये पिटिशनर है अमानतुल्लाह का। इसके बाद ऑब्वियसली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असुद्दीन ओवैसी ने तो होना ही था। अभी रिसेंटली कहा जा रहा है तमिलनाडु से जो एक्टर विजय है,
उन्होंने भी चैलेंज कर दिए, वो भी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर आ गए। क्या क्या ग्राउंड्स पर चैलेंज के, एक एक पिटीशन की बात नहीं करूंगा, मैं आपको ब्रॉड जो ग्राउंड्स है वो कहता हूँ। सारी यही है कि मिनॉरिटी राइट्स से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मुस्लिम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, ये आर्बिट्री है, ये बिल्कुल उनके जो फंडामेंटल राइट्स है 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 300A संविधान में उनका उल्लंघन करता है। ये मुस्लिम्स की रिलीजियस और कल्चरल ऑटोनॉमी पे हमला करता है। ये मैनिफेस्टली डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये सब ग्राउंड्स हैं। से कुछ ने तो ये भी बोला कि किसी और रिलीजन के ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। भैया, किसी और रिलीजन को कभी वक्फ एक्ट जैसी पावर्स ही नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? क्या कोई मंदिर स्टेट मशीनरी यूज करके कह सकता है हमारा लैंड है, इसका सर्वे करो, और उसके बाद उसका ट्रिब्यूनल हो, उसके अंदर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ना हो, और प्रॉपर्टी वो डिक्लेयर करवा के सरकारी रिकॉर्ड्स में अपने नाम पे भी चढ़वा ले? क्या ये संभव है? नोटिस दे दे लोगों को, हजार हजार साल पुरानी प्रॉपर्टीज के ऊपर नोटिस दे दे लोगों को। किसी और के पास तो ये पावर ही नहीं है। तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया रिस्ट्रिक्शन का? कई लोग कहते हैं कि बाकी धर्मों को भी आप ये पावर दे दीजिए। क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि वक्फ भारत का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर बन चुका है, नॉन गवर्नमेंट नंबर, थर्ड लार्जेस्ट। कई लोग कहते हैं, अमित शाह ने आंकड़े भी दिए थे कि शुरू से लेके 2013 तक 18 लाख एकड़ था, शुरू से लेके 2013 तक, और पिछले 10 साल में 20 लाख एकड़ के लगभग आ गए। तो अब थर्ड लार्जेस्ट हो गए, रुकेगा कहाँ? कोई जमीन बचेगी भी? लुटियंस दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट की जमीनें हैं उनको भी वक्फ ने अपना डिक्लेयर कर दी। लुटियंस दिल्ली में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि दिल्ली राजधानी है, यहाँ के अंदर जो एसेट्स हैं वो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। वो पूरे देश की एडमिनिस्ट्रेशन वहां से रन होती है, मिलिट्री वहां से रन होती है, फॉरेन पॉलिसी वहां से रन होती है। वो भी आपने अपने अगर एसेट बोल दिए, क्योंकि कानून अजीब सा बना है जो आपको ये राइट्स और ये पावर्स दे देता था, तो क्या उसको रोका नहीं जाना चाहिए था? और अब आप कंपैरिजन करते हैं कि ये आपके राइट्स से जाने, नहीं, ये सब कोर्ट ने डिसाइड करना है। मैं आपको ग्राउंड्स बता रहा हूँ। अच्छा, वजह क्या है? आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ वक्फ एक्ट के अंदर क्या क्या लेवल ऑफ करप्शन चल रहा था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर इल्जाम है कि 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी मिस एप्रोप्रिएट कर ली है। असम वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स ने इलीगली वक्फ के लैंड बेच दिए थे, और ये काफी स्कैम हुए थे जो इसके अंदर थे, और ये कंप्लेंट्स कंसिस्टेंटली आज से नहीं, बहुत देर से आ रही हैं। इसके आगे असम वक्फ बोर्ड ने लैंड प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया था काचर डिस्ट्रिक्ट में। ये 2014, सब पुरानी पुरानी कंप्लेंट्स उठ रही हैं। अब जो लोग उस समय कंप्लेंट कर रहे थे करप्शन की, वो सब कह रहे हैं नहीं नहीं, टच मत करो। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों टच नहीं करती थी? क्योंकि ये एक तरह के मुस्लिम पॉलिटिक्स में बहुत डीप पकड़ रखना शुरू हो गया था। तो लगता था अरे इनको टच करेंगे तो हमारा वोट हिल जाएगा, तो आप करप्शन भी कर रहे थे, ऑर्डिनरी मुस्लिम का राइट ले रहे थे। मैं लार्जर इश्यूज की बात ही नहीं कर रहा। तो भी एक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स आती थी। पुणे के अंदर 7.7 करोड़ का 2021 में ईडी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, रेड करी महाराष्ट्र के पूरे पुणे और औरंगाबाद एरियाज में, और पाया कि एक 7.7 करोड़ का स्कैम हुआ है एनओसीज और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स देके। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 286 का एक और स्कैम हुआ है। तो ये सारे स्कैम्स हैं। इस स्कैम्स की वजह से और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी की वजह से लॉ में बहुत चेंजेस हैं जो पता चला। अब जो बेंच कर ले तो मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कोर्ट के अंदर जब ऐसा केस जाता है। पहले आपको बता दूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी रिटायरमेंट सून ही, तो क्या कितनी डिटेल में क्या वो अपने पास ही मैटर रखेंगे? क्या वो जो उनका प्रेरोगेटिव है एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? तो पहला तो ये सवाल होगा कि बेंच का कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्योंकि बेंच का कॉम्पोजिशन एकदम इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि आप अगर ये सब इश्यूज में जा रहे हैं तो क्या 5 जज बेंच बैठे, क्या 7 जज, 9 जज, 11 जज? क्योंकि इसमें अब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन है। जो लोग ये केस लेके गए हैं, मैं उनको ये भी बोलता था और मैंने बहुत बारी बोला है कि अब आप वो सारे सेक्शन, सारे आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन करेंगी। और अगर बड़ा बेंच हुआ
और कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करी तो उसका परिणाम और सब केसेस में भी आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के समय भी आ सकता है, क्योंकि आर्टिकल तो सेम ही है ना। मुस्लिम राइट्स की जो बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स तो सेम ही है, वो 14, 15, वो तो सर जनरल है, 14, 15, 21, आप जब जाएंगे 25 से लेके आप आगे जाएंगे तो वो आर्टिकल्स तो सेम है। उनके अंदर क्या चीज कवर्ड है क्या नहीं है, अगर संवैधानिक बेंच उसको इंटरप्रेट करेगा तो वो बाइंडिंग होगा। फिर वो उठेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के समय, फिर वो उठेगा जो भी रिफॉर्म का लॉ आता है उसके समय, वो उठेगा इस बात पे क्या यूनिवर्सिटीज कह सकती हैं आप बिना बुर्का पहन के एग्जाम दें या बुर्का बिना पहने एग्जाम दें, वो सारी चीजों में वो इंटरप्रिटेशंस फिर लागू होंगी। तो ये जब चैलेंज करते हैं एक रिस्क भी। अरे दूसरा सरकार पुस्तक, सरकार में केवियट डाला हुआ है। केवियट क्या होता है, एक लीगल बेसिकली चीज होती है जिसके अंदर आप ये डालते हैं एप्लीकेशन के बिना हमें सुने, बिना फॉर्मल नोटिस के कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर ना पास कर दे। एक्स पार्टे मींस बिना हमारी मौजूदगी के। कई बारी कोर्ट में एक्स पार्टे ऑर्डर पास होते हैं, दूसरी साइड आई यहाँ बोलते हैं अर्जेंसी है पर ऑर्डर पास होता है। अगर कैबिनेट लगाओ तो मतलब जब वो केस फाइल करते हैं, जो ऑपोजिट पार्टी है इस केस में यूनियन गवर्नमेंट, उसको नोटिस जाता है, वो भी अपनी बहस करती है, अपनी पैरवी करती है। बड़ी लड़ाई क्या होती है, पहली हेरी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत होती है, लोग स्टे मांगते हैं कि भैया ये जो कानून है इसको स्टे कर दो, जब तक केस डिसाइड हो रहा है कि ये कानून संवैधानिक है या नहीं है तब तक स्टे, मतलब रुक जा, लागू ना। ये डिमांड बहुत बारी किसी भी चीज में आती है, बहुत अनलाइकली है, एक्सट्रीमली अनलाइकली टू। आगे तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, क्योंकि जब पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है उसके ऊपर स्टे बहुत ही अनलाइकली है कि स्टे मिले। उसमें क्या होता है, अभी उसमें पॉसिबिलिटी है, एक जैसे 120 केसेस चल रहे थे, कितने सालों से चल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है, कई बारी रेयरली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी भेज देता है किसी एक हाई कोर्ट को मेन कोर्ट मान के कि ये हाई कोर्ट डिसाइड करे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस आए। ये भी संभावना कई बारी हो जाती है, पर यहाँ पे ज्यादा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या बेंच कॉम्पोजिशन होगा, कितने देर इसका बनेगा, कितना टाइम दिया जाएगा सरकार को जवाब देने का। आर्टिकल 370 के समय आपको पता है सब बहस हुई थी और किस तरह 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था, उन्होंने यूनानिमसली कहा था कि भैया बिल्कुल सरकार के पास पावर है ये करने दी, तब भी बहुत सारे इन आर्टिकल्स का हवाला दिया गया था। तो कल की हेरे, जिससे मैंने बोला भारत के सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून बन चुका है, कानून कागज पे लागू भी हो चुका है, कल है फाइनल फ्रंटियर, लास्ट स्टेज, जहां पे कोर्ट में चैलेंज होता है। कोर्ट में जब सरकार ये चैलेंज सक्सेसफुल रहती है तो जमीन पे कानून लागू हो जाता है। कोर्ट में अगर सरकार सक्सेसफुल नहीं रहती तो जो आपके पहले 2 स्टेप्स थे वो एक तरह से रिडंडेंट हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू रहती नहीं है। कल के दिन जो भी कोर्ट में होगा, क्या तर्क दिए जाएंगे, इस तरह टाइमलाइन बनेगी कि कितनी देर में, कई बार वो टाइमलाइंस देता है कितनी देर में आपने जवाब देना है, कब सुनवाई होगी, कब बेंच बनेगी, पर उसमें अगर उस दिशा में जाते हैं तो काफी समय लग जाता है, क्योंकि जवाब ऐसा नहीं है बहुत जल्दी पिटिशंस डली, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें इन्वॉल्व थी, तो उनको पता था क्या लॉ आ रहा है, तो बहुत आराम से वो पिटीशन इस दौरान उन्होंने ड्राफ्ट कर ली होगी। सरकार को अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाएगा इस सबका जवाब देने के लिए, पर कल के लिए सबसे मोटी बहस अगर कोशिश की गई है वो होगी कि स्टे मिले कानून के ऊपर। अगर वो नहीं मिला तो सरकार की एक बड़ी जीत हो जाएगी। कल जो भी कोर्ट में होगा वो आपसे डिस्कस करूंगा कल शाम। भारत माता की जय।